हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज यूट्यूब सेशन। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर जीओसी के PYQs ऑफ सेशन 2024। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज साइक्लोहेक्सीन हमें कंपाउंड दिया है और पूछा है कि कौन से टाइप का कंपाउंड है। तो कंपाउंड ड्रॉ कर लेते हैं पहली बात तो, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड है और साथ ही साथ में क्या है, नॉन एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, sp3 कार्बन्स प्रेजेंट है। और एरोमेटिक के लिए हमें कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि प्लेनर होना चाहिए और साथ ही साथ में हक्कल रूल को फॉलो करें। तो ये क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है और साथ ही साथ में साइक्लिक है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम किस कैटेगरी में डालते हैं? इनको हम डालते हैं एलिसाइक्लिक की कैटेगरी में। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज हाईएस्ट इनोल कंटेंट विल बी शोन बाय। तो सबसे ज्यादा हाई इनोल कंटेंट कौन शो करेगा? तो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म का क्वेश्चन है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 हमें गिवन है, इसके अंदर क्या है, 3 कीटोन ग्रुप्स लगे हुए हैं और अगर हम इसके अंदर कीटो इनोल टोटोमेरिज्म कराएं तो फिर हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगी एक बेंजीन रिंग जिसके अंदर 3 OH ग्रुप्स लगे होंगे। तो ओनली ऑप्शन 3 ही ऐसा है कि जिसके अंदर अगर हम कीटो इनोल टोटोमेरिज्म कराएं तो हमें क्या मिल जाती है? एरोमेटिक बेंजीन रिंग मिल जाती है, बाकियों में जो कि नहीं मिल पाएगी। सो ओनली ऑप्शन 3 होगा जिसके अंदर हाईएस्ट इनोल कंटेंट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस कौन होगा? ठीक है, ब्रॉन्स्टेड बेसिस कौन होते हैं? हम एसिड बेस चैप्टर में 3 टाइप की थ्योरीज पढ़ते हैं, आर्हेनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी एंड देन लुईस एसिड बेस थ्योरी। तो आर्हेनियस थ्योरी तो हमें बताती है H और OH के बेसिस पे, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी हमें बताती है ओनली H+ के बेसिस पे एंड देन लुईस थ्योरी हमें बताती है इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। तो लोन पेयर जो एक्सेप्ट कर ले वो लुईस एसिड होता है, जो डोनेट कर दे वो लुईस बेस होता है। तो ब्रॉन्स्टेड बेस कौन होगा? जो H+ डोनेट कर दे वो एसिड है और जो H+ एक्सेप्ट कर ले वो कौन है? बेस है। H+ एक्सेप्टर इज ब्रॉन्स्टेड बेस। अब H+ एक्सेप्ट कैसे हुआ? क्योंकि ये तो H+ है, केटायन है, इसको अगर हमें अपने पास बुलाना है तो इसको हमें अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने पड़ेंगे। तो इन सारे कंपाउंड्स में से जो कंपाउंड सबसे आसानी से सबके अंदर क्या प्रेजेंट है? N विद लोन पेयर प्रेजेंट है। तो जो कंपाउंड में नाइट्रोजन एटम अपने लोन पेयर बहुत आसानी से शेयर कर पाए H को और H को बुला ले अपने पास, तो क्या हो जाएगा? H एक्सेप्टर की तरह एक्ट करेगा और वो क्या बन जाएगा? सबसे बेस्ट या फिर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस बन जाएगा। तो सब में चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये जो लोन पेयर है ये इन्वॉल्व रहेंगे किसके अंदर? कॉन्जुगेशन के अंदर। सेकेंड कंपाउंड में देखें तो ये लोन पेयर क्या है? बिल्कुल ही फ्री है। जैसे हम बोलते हैं कि कॉन्जुगेशन में जब चले जाते हैं लोन पेयर्स तो हम बोलते हैं डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट ये क्या है? ये लोकेलाइज्ड है, ये डीलोकेलाइज नहीं हुए हैं। तो ये अवेलेबल है और इजीली शेयर हो सकते हैं किसके साथ? H+ के साथ। ठीक है, बाकी में देखें हम NH2 तो ये भी इन्वॉल्व रहेंगे रिंग के साथ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा NH2। 4 में देखें तो इसके भी दोनों तरफ क्या लगी हुई है? बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। ओनली ऑप्शन 2 ही ऐसा है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या है? लोकेलाइज है, यानी कि अवेलेबल है और इजीली शेयर हो जाएंगे किसको? H+ को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये हाई एसिडिक हाइड्रोजन का क्वेश्चन हम क्लास में भी काफी बार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर दिया गया 4 जो है उसके अंदर जो यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वही क्या होगा? सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा। सो दिस हाइड्रोजन प्रेजेंट विल बी द हाईली एसिडिक हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ OH ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स।
तो सारे के सारे कंपाउंड्स में हमको क्या बताना है, एसिडिक स्ट्रेंथ का असेंडिंग ऑर्डर बताना है। तो सब में पहले तो इफेक्ट्स देख लेते हैं। हमको पता है एसिडिटी या एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक नेचर जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। तो देखते हैं सभी ग्रुप्स में कौन कौन सा इफेक्ट लग रहा है। ये तो कोई शो ही नहीं करेगा क्योंकि इसके पास एरोमेटिक रिंग नहीं है और ना ही पाई बॉन्ड्स का कॉन्जुगेशन है। और NO2 में देखते हैं, NO2 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो यानी कि -m इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा रिंग से। और अगर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में देखें हम आई इफेक्ट की बात करें तो नाइट्रोजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो -I इफेक्ट भी शो करेगा। ठीक है, फिनोल के अंदर कोई भी ग्रुप नहीं लगा है, यहाँ पे NO2 दो NO2 लगे हैं और यहाँ पे मिथॉक्सी लगा है OCH3। तो OCH3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो क्या शो करेगा, +m इफेक्ट शो करेगा। और कार्बन और ऑक्सीजन में देखें तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फिर -I इफेक्ट लगाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे ज्यादा एसिडिटी किस में होगी, ऑप्शन नंबर ई में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है, दो जगह -m इफेक्ट लग रहा है। तो ई की एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी। फिर ई से कम किस में होगी, बी में होगी, क्योंकि बी में एक NO2 ग्रुप है। बी के बाद कौन आ जाएगा, बी के बाद आ जाएगा डी, फिर डी के बाद आ जाएगा सी, और सबसे लास्ट में कौन होगा, सबसे लास्ट में ए होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड में करेक्ट गिवन है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन। तो इथेन के कॉन्फॉर्मेशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इथेन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशन, ये तो सही बात है। इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन, नो। सबसे स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन कौन सी होती है, सबसे स्टेबल कौन सी रहती है इथेन के लिए, स्टैगर्ड रहती है। स्टैगर्ड क्या रहती है, स्टेबल रहती है, इक्लिप्स नहीं रहती। तो यही स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। द कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ इथेन आर इंटरकन्वर्टिबल, सही बात है। द डायहाइड्रल एंगल इन स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन इज 60 डिग्री, बाकी सारे पॉइंट सही है, ओनली सेकंड पॉइंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की जब भी स्टेबिलिटी देखनी होती है तो हम एक रूल्स के सेट से चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड की चार्ज सेपरेशन ना हो, सिर्फ डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, और जिसमें सबसे ज्यादा वही सबसे ज्यादा स्टेबल। तो फर्स्ट में 2 पाई बॉन्ड है, सेकंड में एक ही है, थर्ड में भी एक ही है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 के बाद अब डबल बॉन्ड से हम नहीं देख पा रहे, फिर हम जाते हैं चार्जेस पे कि चार्ज सेपरेशन क्या है। और चार्ज सेपरेशन में भी हमें ये देखना है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ही आए और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही आए। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर प्लस चार्ज दे दिया तो क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो बाकी दोनों में क्या है, चार्ज आया हुआ है, तो O के ऊपर माइनस है, O के ऊपर माइनस है, ठीक है, तो ये क्या होगा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है तो स्टेबल रहेगा। उसके बाद आ जाएगा थर्ड, क्योंकि इसमें कार्बन जो कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव है उसके ऊपर माइनस है और O जो कि इलेक्ट्रो नेगेटिव है उसके ऊपर प्लस है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग नहीं मतलब काफी ज्यादा हाईली अनस्टेबल रहेगा। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये गिवन है ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, द असेंडिंग एसिडिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग H एटम्स। तो फर्स्ट में देखिए कौन सा कार्बन है, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, sp हाइब्रिडाइज कार्बन है। सेकंड में देखें 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड्स, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। थर्ड में देखेंगे 1 2 3 4, तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। और अगर हम ऑप्शन नंबर सी में देखें तो यहाँ पे 3 क्या लगे हुए हैं, मिथाइल है तो sp3 बट साथ में क्या लगे हुए हैं, 3 मिथाइल लगे हुए हैं। और ये तीनों मिथाइल क्या करेंगे,
ये तीनों मिथाइल क्या करेंगे, प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, बट एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो तो माइनस आई से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो प्लस आई जितना ज्यादा होगा उसकी एसिडिटी उतनी ही लो चली जाएगी। तो सी तो सबसे पीछे चला जाएगा। फिर सबसे ज्यादा कौन होगा, एसपी, एसपी के बाद sp2 वाला, sp कार्बन है ए में, देन बी, देन डी एंड देन सी। ये गिवन है हमें ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट इज मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कंपाउंड्स दी हैं, लिस्ट 2 में पीके वैल्यूज दी हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस। तो पीके वैल्यू क्या चीज है, के हमको क्या बताता है, के बताता है एसिड डिसोसिएशन, के होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। के की वैल्यू जितनी हाई यानी कि एसिडिक नेचर, एसिडिक स्ट्रेंथ कितनी है, क्या है, उतनी ही ज्यादा हाई है। के की वैल्यू लो है यानी कि वीक काइंड ऑफ एसिड है। और के जो है वो पीके से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि के की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो पीके क्या होगा, कम होगा। अगर के की वैल्यू कम होगी तो पीके क्या होगा, ज्यादा होगा। सो के एंड पीके आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो यहां पर पीके की वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा है यानी कि वो ही क्या है, पीके की वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा वो क्या होगा, एक वीक बेस होगा। तो सब में एक तो हमें दिया है इथेनॉल, फिनोल, मेटानाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल। तो सबसे पहले तो एसिडिक नेचर लिख लेते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज्यादा हाई होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही हम क्या निकाल सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ जिसकी हाई उसके अकॉर्डिंग हम फिर पीके वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। तो सब में मुझे पता है सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा पैरानाइट्रोफिनोल, पैरा के बाद मेटानाइट्रोफिनोल और फिर फिनोल होगा और लास्ट में कौन होगा, इथेनॉल होगा। लास्ट में कौन होगा, इथेनॉल। तो इथेनॉल बहुत ही वीक एसिड है तो इसकी पीके वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा हाई होगी। तो ए का मैच हो जाएगा नंबर 2। फिर आता है फिनोल, तो फिनोल 15 के बाद आ जाएगी 10 यानी कि नंबर 1। फिर आ जाएगा मेटानाइट्रोफिनोल तो इसकी हो जाएगा नंबर 4 एंड डी के लिए हो जाएगा नंबर 3। तो ये किस में गिवन है करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 में करेक्ट गिवन है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज मोस्ट स्टेबल। तो सबसे स्टेबल कौन है वो पूछा गया है। तो स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं। कंपाउंड 1 जो है इसके अंदर क्या है, एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है यानी कि क्या होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर हम 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला लगाएं, n की वैल्यू रखें 0 तो आ जाएगा हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि क्या कर रहा है, एरोमेटिक की हक्कल रूल के अकॉर्डिंग एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और इसके अंदर कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन भी नहीं है, साइक्लिक भी है, 4n + 2 रूल को फॉलो भी कर लिया। तो हम इसे क्या बोलेंगे, दिस इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, sp3 कार्बन नहीं है, साइक्लिक है, बट अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉन्स चेक करूं तो इसके अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी क्या होगा, ये एंटी एरोमेटिक होगा। ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। ये एरोमेटिक है, सेकंड वाला एंटी एरोमेटिक होगा। थर्ड में चेक करें तो 2 + 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया अगेन, तो ये भी क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। फोर्थ के अंदर चेक करें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है बट यहाँ पर sp3 कार्बन प्रेजेंट है, तो ये प्लेनर नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा नॉन एरोमेटिक। तो इन कंपाउंड्स में जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो क्या होता है, एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी आता है। तो सब में एक ही एरोमेटिक गिवन है तो वही क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम कैसे देखते हैं, टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और लास्ट में कौन आता है, मिथाइल। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स, स्टेबिलिटी
ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइंस। देख लेते हैं किसमें गिवन है। मिथाइल को सबसे पहले दे दिया, इनकरेक्ट है। 3 डिग्री फिर 1 डिग्री आ गया, ये भी इनकरेक्ट है। मिथाइल ये आ गया 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड देन मिथाइल। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। गिवन बिलो एजर्शन रीजन। ए क्या कह रहा है, पीके वैल्यू ऑफ फिनोल। फिनोल के लिए पीके वैल्यू कितनी है, 10 है। और इथेनॉल के लिए पीके वैल्यू कितनी है, 15.9। तो ठीक है, इथेनॉल जो है वो वीक एसिड है एज कंपेयर टू फिनोल। तो फिनोल इथेनॉल से तो थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक होगा, तो इसकी पीके वैल्यू क्या होगी, इससे थोड़ी कम होगी। तो ठीक है, बात असर्शन सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इथेनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल। नहीं, ये गलत है। इथेनॉल जो है वीक है एज कंपेयर टू फिनोल। इथेनॉल वीक एसिड एज कंपेयर टू फिनोल। तो सेकंड क्या होगी, गलत होगी। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। Next is a species having carbon with sextet of electrons and can act as electrophile। तो सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, जिसके ऊपर क्या हो, प्लस चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज हो, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज हो। ठीक है, पेंटावेलेंट जो कार्बन होगा 1 2 3 4 एंड 5, तो उसके ऊपर ना तो प्लस चार्ज है और ना ही इसके पास 6 सेक्सटेट मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स। सेक्सटेट मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके पास तो क्या होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कार्बन फ्री रेडिकल के पास क्या होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके ऊपर प्लस चार्ज भी नहीं है। कैटायन है तो प्लस चार्ज होगा, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यही क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर 3। और कार्बन आयन क्या होता है, अनायन यानी कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन्स है और नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट इज आयनिक रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोसीड थ्रू होमोलिटिक बॉन्ड। होमोलिटिक से क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। होमो मतलब सेम, इक्वल तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन कर दे तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इससे क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा। हेटेरोलिटिक यानी कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दें, यानी कि एक बॉन्ड के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्स वाई दोनों में से जो भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हम मान लेते हैं, एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन वाई, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन ले जाएगा, एक्स ले जाएगा। तो एक्स पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, और वाई पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो मोस्टली हम देखते हैं रिएक्शंस कैसे होती है, हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से ही होती है। फ्री रेडिकल, प्राइमरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, नो, ओनली ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि आयनिक की बात कर रहा है तो आयंस तो बनने चाहिए ना, रेडिकल्स में तो कोई आयंस ही नहीं बनेंगे। होमोलिटिक में भी रेडिकल बन रहा है और बाकी तीनों में भी रेडिकल बन रहा है, तो रेडिकल में तो आयन बना ही नहीं। आयन किस में बनेगा, हेटेरोलिटिक में ही बनेगा। आयनिक के बारे में पूछा है तो ओनली ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट इज द सेट ऑफ मेटा डायरेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वही क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स देख लेते हैं। NO2 होगा, NH2 डोनेटिंग होता है, NH2 तो डोनेटिंग होता है। C डबल बॉन्ड OOH ये भी विड्रॉइंग होगा। COOR ये भी विड्रॉइंग होगा। CHO ये भी विड्रॉइंग होगा। SO3H ये भी विड्रॉइंग होगा। COR ये भी विड्रॉइंग NO2 CHO SO3H एंड COR, तो सारे के सारे क्या हैं, विड्रॉइंग ही है। सारे के सारे क्या हैं,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो मेटा डायरेक्टिंग होंगे। इसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आ गया, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आ गया, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ओके ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आ गया, और तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज द फंक्शन ग्रुप दैट शोज नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। नेगेटिव माइनस आर बोल दें या फिर माइनस एम इफेक्ट बोल दें। माइनस एम इफेक्ट कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। माइनस एम इफेक्ट कौन शो करते हैं? जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या शो करते हैं? डोनेट कर देते हैं तो प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। तो माइनस आर इफेक्ट कौन शो करेगा? COOH ग्रुप ओनली और NH2 OR OH ये सारे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे। तो सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है वही क्या शो करेगा? माइनस आर इफेक्ट शो करेगा। ओके नेक्स्ट इज इफेक्ट्स के बेसिस पे हमको मैच करना है। तो फर्स्ट में क्या हो रहा है? N ने अपने लोन पेयर को डोनेट किया बेंजीन रिंग में, तो क्या कैसे एक्ट किया? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह एक्ट किया। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। तो ए का हो जाएगा, ऑप्शन ए का मैच हो जाएगा फोर्थ। ऑप्शन बी में क्या है? हेट्रोलिटिक फिजन हुआ है, ये बॉन्ड को हमने ब्रेक किया, ठीक है, यहां पे आ गया, नीचे वाले पे आ गया कार्बन पे प्लस चार्ज, ऊपर वाले पे आ गया माइनस चार्ज। अब माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शेयर हो गए? ये शेयर हो गए H प्लस को। तो इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, देने का मतलब क्या होता है? प्लस चार्ज आएगा, तो ये क्या शो करेगा? प्लस ई इफेक्ट शो करेगा। तो बी का हो जाएगा थर्ड, प्लस ई इफेक्ट, प्लस ई इफेक्ट। सी में क्या है? सी में अगेन हेट्रोलिटिक फिजन है। सी में अगेन क्या है? हेट्रोलिटिक फिजन है। ये आ गया माइनस और ये आ गया प्लस। लेकिन अब सामने से कौन आ रहा है? न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। CN के ऊपर क्या है? माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव आएगा और प्लस चार्ज वाले कार्बन को क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो हमारे कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन मिल गए। जब इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो कौन सा इफेक्ट आता है? माइनस ई इफेक्ट आता है। तो ऑप्शन सी का आ जाएगा, ऑप्शन सी का आ जाएगा फर्स्ट मैच। एंड डी में NO2 ग्रुप लगा हुआ है। NO2 कौन होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो कौन सा इफेक्ट शो करेगा? ये शो करेगा बचा हुआ माइनस आर इफेक्ट। तो डी का हो जाएगा ऑप्शन 2। ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। What will be the decreasing order of basic strength of conjugate base? ठीक है, तो एसिड जब H प्लस लूज कर देता है तो क्या बन जाता है? कॉन्जुगेट बेस बन जाता है, क्योंकि H प्लस देने के बाद बचे हुए कंपाउंड पे क्या आ जाता है? माइनस चार्ज आ जाता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? कॉन्जुगेट बेस बोल देते हैं। तो हमसे क्या पूछा है? बेसिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ में डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? OR, RO माइनस लिखा हुआ है, RO माइनस, RO के बाद OH माइनस, OH के बाद एसीटेट आयन, OH के बाद एसीटेट आयन, और एसीटेट आयन के बाद क्लोराइड आयन। अब ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमको पता है अगर एसिड स्ट्रांग है, अगर एसिड स्ट्रांग है तो कॉन्जुगेट बेस कैसा बनेगा? वीक बनेगा। अगर एसिड वीक था तो कॉन्जुगेट बेस कैसा बनेगा? स्ट्रांग बनेगा। तो एक बार हम इन सभी के एसिड्स बना के देखें। तो ये होगा ROH और ये होगा H2O, इसने H प्लस दिया होगा, ये होगा एसिटिक एसिड और ये होगा HCl। तो अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है? HCl, HCl के बाद एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के पास बाद वाटर, वाटर के बाद अल्कोहल। तो ये तो ऑर्डर हो गया हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का, और जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतना ही वीक उसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा ही, ठीक है।
तो ये किस में गिवन है? ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, करेक्ट है। इनकरेक्ट बतानी है हमें, तो द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज टेम्परेरी इफेक्ट, ये भी करेक्ट है क्योंकि परमानेंट नहीं होता। बाकी के इफेक्ट्स के हिसाब से इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है वो परमानेंट नहीं होता। सामने से इलेक्ट्रोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, उसी अकॉर्डिंग बॉन्ड की क्लीवेज होगी, अदरवाइज बॉन्ड ऐसे क्लीव होके नहीं बैठता है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट ओनली, वही जो मैंने अभी बताया, सामने से कोई इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तभी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो कर पाएगा, ऐसे नहीं शो होगा हमें। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? हाइड्रोजन आयन H+ शोज नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तो ये इनकरेक्ट है। अभी अभी पीछे भी जो हमने किया, ठीक है, ये बॉन्ड है, इसको हेटेरोलिटिक क्लीवेज कराते हैं, तो एक कार्बन पे आएगा माइनस, एक पे आ जाएगा प्लस। अब हाइड्रोजन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं ना, दे रहे हैं, तो जब देते हैं तो क्या आता है? प्लस ई इफेक्ट आता है, तो प्लस ई इफेक्ट आएगा हाइड्रोजन के साथ, माइनस ई नहीं आएगा। माइनस ई तब आएगा जब सामने से न्यूक्लियोफाइल आ करके कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन देके चला गया, इलेक्ट्रॉन मिले हैं, नेगेटिव चार्ज मिला है, तब माइनस ई इफेक्ट आएगा। तो फोर्थ इज इनकरेक्ट। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन है, तो सीधा सीधा साइज से ही बता सकते हैं हम, जिसका बड़ा साइज, इसमें तो क्या है? कॉन्जुगेशन भी आ रही है, बड़ा साइज D, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, क्योंकि जैसे जैसे साइज स्मॉल होता जाता है तो एंगुलर स्ट्रेन बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो DCBA ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज शेप ऑफ कार्बोकेटाइन। अभी अभी हमने पीछे कार्बोकेटाइन बनाया था, केटाइन मतलब प्लस चार्ज और कार्बन के बाकी बचे हुए 3 बॉन्ड, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड्स है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन विद नो लोन पेयर, तो इसके लिए शेप हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ pyridine, पाइपिरिडिन एंड फर्स्ट वन इज पायरोल। इसका नाम नहीं लिखा है, यहाँ लिख देते हैं। फर्स्ट वन इज पायरोल, 5 मेंबर्ड रिंग, 6 इज pyridine एंड नेक्स्ट वन इज पाइपिरिडिन। तो सब में से बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी? अगेन बेसिक स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? बेसिक स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? एक गुड बेस की तरह कनेक्ट करता है, जो अपने लोन पेयर को इजीली क्या कर सके? डोनेट करा सके, शेयर करा सके। शेयरिंग ऑफ लोन पेयर, जो अपने लोन पेयर डोनेट कर दे, शेयर कर दे, वही क्या होगा? एक गुड बेस की तरह एक्ट करेगा। तो अगर हम पहले वाले पायरोल में देखें तो जो इसके लोन पेयर्स है नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट, ये तो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। किसमें इन्वॉल्व है? कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? लोकलाइज्ड नहीं है, डीलोकलाइज्ड है। नेक्स्ट में अगर हम देखेंगे नाइट्रोजन pyridine के अंदर, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है, बट इसके आसपास क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा। और नेक्स्ट में देखें अगर हम पाइपिरिडिन में, तो इसमें जो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो तो कहीं पर डीलोकलाइज हो ही नहीं रहे, ये क्या है? लोकलाइज्ड है। दीज आर लोकलाइज्ड। तो सबसे ज्यादा इजीली अवेलेबल होंगे पाइपिरिडिन में लोन पेयर्स शेयरिंग कराने के लिए। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? पाइपिरिडिन, उसके बाद pyridine, एंड लीस्ट कौन होगा? स्टेबल नहीं, सॉरी, लीस्ट जो बिल्कुल अपने लोन पेयर शेयर ही नहीं करवा पाएगा, लीस्ट कौन शो करेगा? पायरोल। तो पाइपिरिडिन, pyridine एंड देन पायरोल, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट इज रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। वही अभी जो पीछे हमने किया था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से देखेंगे। तो इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड है, इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 1 है, उसके बाद चार्ज सेपरेशन हो रहा है। तो O इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर क्या है? माइनस चार्ज है,
यस इट इज स्टेबल देन दिस वन, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर प्लस चार्ज है, तो ये लीस्ट स्टेबल हो जाएगा या हाईली अनस्टेबल होगा। तो 1, फिर सेकेंड एंड फिर थर्ड, ऑप्शन नंबर 2। For the given compound, the increasing order of pKa value, तो pKa वैल्यू का इंक्रीजिंग ऑर्डर पता है अगेन, Ka जिसका ज्यादा होगा, एसिडिक नेचर जिसका ज्यादा होगा, उसकी pKa वैल्यू क्या होगी, कम होगी। लेकिन हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa बताना है, यानी कि हमको सबसे आगे कौन रखना है, वीक एसिड रखना है। तो सबसे पहले तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ लिख लेते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ लिख लेते हैं, फिर उसका उल्टा pKa का ऑर्डर हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, जिसके अंदर NO2 ग्रुप है, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। बी के बाद कौन होगा, बी के बाद हो जाएगा डी, जहां पर पैरा नाइट्रोफिनॉल एंड देन मेटा नाइट्रोफिनॉल, बी के बाद हो जाएगा डी। ठीक है, डी के बाद कौन हो जाएगा, डी के बाद हो जाएगा सी, जहां पर मेटा पर क्या है, मिथॉक्सी OCH3 ग्रुप है, सी, देन हो जाएगा ए, एन लास्ट में हो जाएगा ई। तो ये तो एसिडिक ऑर्डर का स्ट्रेंथ है, बट हमको क्या बताना है, पीके का स्ट्रेंथ बताना है। तो जो सबसे वीक एसिड है उसके लिए पीके वैल्यू क्या चली जाएगी, हाई चली जाएगी। तो पीके का ऑर्डर हो जाएगा इसका ऑपोजिट, ई, ए, सी, डी एंड बी, जो कि गिवन है ऑप्शन नंबर 4 में। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है और ये 3 बार आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर 3 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, 2 पाई बॉन्ड है, उसके बाद सेकंड में O पे माइनस है, और फिर फर्स्ट लीस्ट स्टेबल क्योंकि O पे प्लस आ गया। तो 3, 2, 1, 3, 2, 1। नेक्स्ट इज गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो हमको क्या बताने हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कितने होंगे वो बताने हैं। तो फर्स्ट में अगर चेक करें 1, 2, 3, 4, 4 पाई बॉन्ड्स है, यानी कि इसमें क्या होंगे, 8 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, एंटी एरोमेटिक हो सकता है, बट क्या ये प्लेनर है, यहाँ पर क्या है sp3 कार्बन प्रेजेंट है, यानी कि प्लेनर तो नहीं होगा। प्लेनर नहीं होगा तो फिर क्या बोलेंगे इसको, फिर इसे बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट में चेक कर लेते हैं, अगर पूरे कंपाउंड में एक भी एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है तो पूरा का पूरा कंपाउंड क्या हो जाता है, एरोमेटिक। तो इसके अंदर एरोमेटिक बेंजीन रिंग है, इसके अंदर भी एरोमेटिक बेंजीन रिंग है, और यहाँ पे अगर हम चेक करें तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और कोई भी sp3 कार्बन नहीं है, साइक्लिक है, यानी कि ये भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। तो 1, 2, 3 कंपाउंड जो होंगे वो एरोमेटिक होंगे। टोटल नंबर विल बी 3। नेक्स्ट इज अमंग द फॉलोइंग टोटल नंबर ऑफ मेटा डायरेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप्स। तो मेटा डायरेक्टिंग यानी कि EWG आर मेटा डायरेक्टिंग, एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग EDG आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो OCH3 कौन होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, डोनेटिंग। NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, CN में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, CH3 बहुत ही वीक डोनेशन शो करता है। देन आ गया NHCO CH3, जो कि किस में होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में होगा, NHCO CH3। फिर आ गया C डबल बॉन्ड OR, फिर OH आ जाएगा डोनेटिंग में, फिर आ गया C डबल बॉन्ड OH, ये भी आ जाएगा विड्रॉइंग में, और लास्ट बचा Cl, ये आ जाएगा वीक डोनेशन शो करते हैं। जब भी हेलोजन्स आते हैं तो -I डोमिनेटिंग हो जाता है एज कंपेयर टू R इफेक्ट। तो 4 ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि क्या है, मेटा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। The total number of sigma and pi bonds in 2-oxo-hex 4-ionoic acid। तो पेरेंट चेन बना लेते हैं, पहले तो 6 कार्बन हेक्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 2 पर ऑक्सो है, और फर्स्ट पे लगा देते हैं ओइक एसिड, ठीक है,
4 पर क्या दिया है, 4 पर ट्रिपल बॉन्ड दिया है, 1 2 3 4, 4 पर लगा देते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। 2 पर ऑक्सो है, 4 पर ट्रिपल बॉन्ड है, हेक्स इनोइक एसिड है, बाकी बचे हुए कार्बन हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा H, इस पर नहीं आएगा, ये हो जाएगा H H एंड H। सबसे पहले काउंट कर लेते हैं पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स कितने होंगे, 1 2 3 और 4, 4 तो पाई बॉन्ड्स होंगे। सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, एक तो इधर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 होंगे सिग्मा बॉन्ड्स, और दोनों का सम पूछा है तो हो जाएगा 18, इट विल बी 18। टोटल सम हो जाएगा सिग्मा और पाई बॉन्ड्स का टोटल 18। नेक्स्ट इज वेनिलीन कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेनिला बीन्स हैज टोटल सम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्लस पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो वेनिलीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। टोटल ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, 1 2 3, 3 तो O एटम्स है, और पाई बॉन्ड कितने हैं, ओके पाई बॉन्ड नहीं पाई इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, तो 1 2 3 4, 4 पाई बॉन्ड्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो सम विल बी 18। और ये चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर पाई की जगह पाई इलेक्ट्रॉन्स है, चलो यहाँ तो अगर हमें सिग्मा बॉन्ड्स और ऑक्सीजन एटम का सम पूछ लेता, तो सिग्मा बॉन्ड्स में हमको ये ध्यान रखना है, हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं जितने दिख रहे हैं उतने काउंट कर लिए, बट ये जो बेंजीन रिंग है यहाँ पर भी तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा H का, यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, तो ये जो हिडन H है इसको हमें भूलना नहीं है, इनको भी काउंट करना है, कि भी जुड़े तो कैसे हैं, सिग्मा से जुड़े हैं ना। Next is the product C in the following sequence reaction has pi bonds। तो हमको रिएक्टेंट गिवन है प्रोपाइल बेंजीन, इसमें डालें KMnO4, तो KMnO4 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो किसमें कन्वर्ट कर देगा, ये कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, बट क्योंकि यहाँ पर हमें क्या दिया है KOH दिया है, तो क्या बन जाएगा पोटेशियम के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O माइनस K प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया है H3O प्लस, हाइड्रोलिसिस कराई है, अब क्या बनेगा ये, अब बन जाएगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद क्या है, उसके बाद Br2FeBr3, ब्रोमीन का एडिशन कराया है रिंग पर, क्योंकि C डबल बॉन्ड OH कैसा ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो Br आके कहां जुड़ेगा, ये जुड़ेगा मेटा पोजीशन पर। अब इसके अंदर पूछे गए हैं हमसे पाई बॉन्ड्स, तो पाई बॉन्ड्स कितने होंगे, 3 तो बेंजीन रिंग के अंदर होते हैं, एक C डबल बॉन्ड O के अंदर प्रेजेंट है, तो टोटल यहाँ पर 4 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, 4 पाई बॉन्ड्स विल बी देयर। Next question is the number of carbocation from the following that are not stabilized by hyperconjugation। अभी हमको ध्यान रखना है ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से कौन कौन से स्टेबलाइज्ड नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं, फर्स्ट इसके एडजेसेंट में अल्फा 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 कार्बन, और अल्फा कार्बन पे क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो ये तो होगा, ठीक है। देन उसके बाद है इन दोनों पोजीशन पे भी क्या होंगे, अल्फा कार्बन होंगे, तो अल्फा कार्बन के साथ अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो ये भी स्टेबलाइज होगा। इसके पास कोई अल्फा कार्बन है नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन का होंगे, ये स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। इधर भी 1 2 3 3 अल्फा कार्बन है, तो उसके साथ तीनों के साथ क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, तो ये तो कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं
इधर है हमारे पास ये C प्लस सिस्टम, तो इसके एडजेसेंट में कोई कार्बन प्रेजेंट ही नहीं है, अल्फा कार्बन है नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होंगे। नेक्स्ट इधर C प्लस के साथ में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कोई अल्फा कार्बन है नहीं, तो यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे। इधर भी C प्लस जो सिस्टम है उसके साथ में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर भी हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे। और एक ये नेम लिखा हुआ है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होगा टर्शरी ब्यूटाइल का कार्बोकेटाइन। ओके, तो ये कंपाउंड के दोनों तरफ टर्शरी ब्यूटाइल लगा हुआ है। ये पूरा कंपाउंड क्या है, कार्बोकेटाइन, और इधर टर्ट ब्यूटाइल, मुझे लगा अलग है, इधर भी टर्ट ब्यूटाइल, दोनों तरफ टर्शरी ब्यूटाइल लगा हुआ है, ठीक है। तो टर्शरी ब्यूटाइल ही हमने ओपन कर लिया। तो इस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन तो है नहीं, क्योंकि चारों के चारों बॉन्ड ऑक्यूपाइड है कार्बन के साथ, इसके पास भी नहीं है, तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो टोटल 1 2 3 4 5 कंपाउंड जैसे हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है नहीं, तो फिर हाइपर कॉन्जुगेशन दिखेगा कैसे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31, द नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स अमंग द फॉलोइंग। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स हमें बताने हैं। फर्स्ट वन क्या होगा, sp3 नॉन एरोमेटिक होगा। सेकंड में देखते हैं, इधर भी sp3 ये भी क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है। इसके अंदर sp3 कार्बन नहीं है, साइक्लिक है, बट 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यानी कि ये क्या होगा, ये होगा एंटी एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक होगा। इसके अंदर 8 है, तो ये भी क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, साइक्लिक है, और कॉन्जुगेशन भी है, 4n+2 रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा। इसके अंदर sp3 कार्बन आ गया, तो ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। तो ओनली वन कंपाउंड ऐसा है जो कि क्या है, एरोमेटिक है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी कंपाउंड्स अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स शो इंडक्टिव मीजोमेरिक एज वेल एज हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आई इफेक्ट भी शो करे, M भी शो करे, और साथ में H हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो करे, ठीक है। तो तीनों में देखते हैं। Cl के अंदर तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है, तो M इफेक्ट होगा ही नहीं। और कौन सा कंपाउंड है, चलिए तो फिर बाकी सब में चेक करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज OCH3, ठीक है। OCH3 है, इसमें डबल बॉन्ड के पास कोई ऐसा अल्फा कार्बन है ही नहीं जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, तो इसके अंदर हमें हाइपर कॉन्जुगेशन तो नहीं मिल पाएगा। इसके अंदर कॉन्जुगेशन हो जाएगा, डबल सिंगल डबल का अरेंजमेंट है, ठीक है। और अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन में देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो M भी शो कर जाएगा, I इफेक्ट भी शो कर जाएगा, और साथ ही साथ में हाइपर कॉन्जुगेशन अगर हम चेक करें, यहाँ पे जब चार्जेस आ जाएंगे, ये इधर गया, ये इधर गया, तो इस कार्बन पे क्या, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम बनाए प्लस, और इधर O पे आ जाएगा माइनस, और ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास C प्लस कार्बोकेटाइन वाला सिस्टम है, तो इसके एडजेसेंट पे अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है, और O माइनस और C इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें इंडक्टिव इफेक्ट भी दिख जाएगा, तो I M हाइपर तीनों इफेक्ट दिखेंगे। बेंजीन के अंदर ना ही कोई C प्लस सिस्टम है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दिखेगा, ना ही कोई मोर और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो I भी नहीं दिखेगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी नहीं है, तो M इफेक्ट भी नहीं दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं NO2 में। तो NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, M इफेक्ट भी दिखा देगा, और इसमें चार्जेस आ जाएंगे तो हम I इफेक्ट भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ में कार्बन पे जब प्लस चार्ज आएगा तो वहां पर हम हाइपर कॉन्जुगेशन भी देख सकते हैं। तो 1 और 2 कंपाउंड्स हो गए। थर्ड सेम, ये वाला NO2 के साथ ये कंपाउंड भी शो कर देगा, ठीक है।
और ये फोर्थ कंपाउंड, ये भी इसके अंदर कॉन्जुगेशन भी है, सी डबल बॉन्ड ओ है, तो सिंगल डबल सिंगल का अरेंजमेंट है। हाइपर कॉन्जुगेशन भी आ जाएगी जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे विद चार्ज सेपरेशन, और आई इफेक्ट भी आ जाएगा क्योंकि ओ और सी दो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम्स हैं। कॉन्जुगेशन आ गई, हाइपर कॉन्जुगेशन आ गई, आई इफेक्ट भी आ गया, ठीक है। इस कंपाउंड के अंदर नहीं होगा, मेटाजाइलिन के अंदर नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या कहते हैं, CH3 जो है, CH3 और कार्बन में हमें वीकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर तो दिख जाएगा, बट इसके अंदर हम आई इफेक्ट नहीं ढूंढ सकते क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, कार्बन ही हैं, तो फिर इसके अंदर आई इफेक्ट नहीं ढूंढ पाएंगे। तो ओनली 4 कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसके अंदर हमें, ओनली 4 कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसके अंदर हमें तीनों IMH तीनों के तीनों इफेक्ट्स दिख जाएंगे। ओके, सो अगर आप चाहते हैं कि जो 2024 के सारे PYQs आपको एक ही जगह मिल जाए, एक ही बुक में विद डिटेल्ड सॉल्यूशन, तो आप परचेस कर सकते हैं करियर पॉइंट का PYQ का बुकलेट, जो कि आपको तीनों सब्जेक्ट्स में इंडिविजुअली अवेलेबल है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट इज करियर पॉइंट की बुक है जिसका नाम है रैंकर्स पैकर, जिसके अंदर आपको मिलते हैं 3000+ क्वेश्चन, जो कि आपकी प्रैक्टिस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं और आपका रैंक इंप्रूव करने में भी हेल्प कर पाएंगे। तो इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ चेक आउट एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।